तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हम प्राइवेट पार्ट को थोड़ा भी टच नहीं करते, ना वहाँ चीरा लगाते हैं। सो प्राइवेट पार्ट के पास इन्फेक्शन के रिस्क बिल्कुल कम होते हैं और ये हम दूर से कर रहे हैं और वेरी मिनिमली इन्वेजिव है, तो कॉम्प्लिकेशन के रेट भी कम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार राय, कंसल्टेंट वैस्कुलर एवं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के कि ये क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वेरिकोस वेन के बारे में, उसी तरह वेरिकोसील भी होता है। जब हमारे अंडकोश या स्क्रोटम की नसें चौड़ी हो जाती हैं तो उसे वेरिकोसील कहा जाता है। अब ये क्यों होता है? जब ये टेस्टिस या अंडकोश जब शुद्ध ब्लड लेता है, उसका न्यूट्रिशन सारा लेने के बाद ब्लड को वापस भेजा जाता है हार्ट की तरफ, तो यह ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाता है, जिसको रोकने के लिए, ताकि ब्लड जमा ना हो, तो उसके रोकने के लिए वॉल्स होती हैं, जो कभी कभी वॉल्स ढीली होने की वजह से ये वेरिकोसील बन जाता है। तो एक बार वेरिकोसील बन जाता है तो पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकती है? पहले तो पेशेंट शुरू में यही कंप्लेन करता है कि बहुत हैवीनेस होता है, दर्द रहता है जो दवा खाने पे भी नहीं जा रहा है, या पेशेंट को कभी कभी छूने पे ऐसा पता लगता है, बैग ऑफ वर्म बोलते हैं, जो कि कुछ तार जैसा है या कीड़े जैसा है। उसके अलावा इसमें और दिक्कत इनफर्टिलिटी की आ सकती है। इनफर्टिलिटी की दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि स्पर्म काउंट कम हो जाता है और टेस्टिस छोटा हो जाता है। तो मेन रीज़न क्या है? क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, टेम्परेचर टेस्टिस का या अंडकोश का कम हो जाता है, या जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं होती हैं। तो इसको वेरिकोसील का जांच क्या होता है या डायग्नोसिस कैसे बनती है? तो जब अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक डॉपलर या अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, जिसमें वेरिकोसील डिटेक्ट होता है। सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं होता, इसमें अल्ट्रासाउंड ये भी बताता है कि इसकी ग्रेडिंग क्या है। अब ये डायग्नोस होने के बाद अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? शुरुआती समय में अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, मतलब उसके ऑलरेडी बच्चे हैं और ज़्यादा सिम्टम नहीं हैं, तो एक टाइट बैंडेज लगाने से या फिर कुछ प्रिकॉशंस लेने से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, या ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, ज़्यादा दर्द रहता है, स्पर्म काउंट कम है और टेस्टिस का साइज़ छोटा हो रहा है, उसमें ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये ट्रीटमेंट पहले सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन था, चीरे के माध्यम से होता था, लेकिन क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक नई टेक्निक है जिसमें हम कोई भी चीरा नहीं लगाते हैं, एक दूर की नसों में छोटा सा छेद करते हैं, या कि गले की नसों से, हाथ की नसों से, पैरों की नसों से छेद करके जाते हैं, और जो नस चौड़ी होती है या डायलेटेड होती है उसमें हम जाकर एक छोटा सा कॉइल या लिक्विड एम्बेलिक एजेंट, जिसको हम ग्लू भी कहते हैं, वह डाल के इसको बंद किया जा सकता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हम प्राइवेट पार्ट को थोड़ा भी टच नहीं करते, ना वहाँ चीरा लगाते हैं। सो प्राइवेट पार्ट के पास इन्फेक्शन के रिस्क बिल्कुल कम होते हैं और ये हम दूर से कर रहे हैं और वेरी मिनिमली इन्वेजिव है, तो कॉम्प्लिकेशन के रेट भी कम हैं और इसके जो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं। इवन सर्जरी, जब सर्जिकल रिकरेंस होता है, मतलब सर्जरी के बाद ये दोबारा हो जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही बोला जाता है कि एम्बोलाइजेशन ही है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला तो ये डे केयर प्रोसीजर है, मतलब जिस दिन पेशेंट आता है उसी दिन डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें फ़ास्ट रिकवरी होती है। फ़ास्ट रिकवरी मतलब पेशेंट 1 से 2 दिन में नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करने लग जाता है, एवं 1 से 2 हफ्ते बाद एक्सरसाइज भी कर सकता है। तीसरा, क्योंकि हम प्राइवेट पार्ट से दूर से ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें इन्फेक्शन के रिस्क कम होते हैं। इसके रिज़ल्ट एज़ गुड एज़ सर्जरी है और इसमें रिकरेंस के चांसेस भी थोड़े कम हैं। अगर इस तरह का आपको लगता है कि वेरिकोसील है या ऐसा डायग्नोस होता है, तो आप ज़रूर एक बार अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्या पता बिना सर्जरी के मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से आपका इलाज संभव हो पाए। थैंक यू, धन्यवाद।